जानता हूं आप बहुत थके हुए लोग हैं, बहुत थक गए हैं, कई घंटे से बैठे हैं कि हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगर नहीं थके तो फिर मुझे बताइए कि नहीं थके। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अब तैयार रहिएगा। अब मुझे लगे कि मैं करबला के मैदान में खड़ा हूं, सिवंडी में खड़ा हूं, बोकारो में खड़ा हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। यहां से वहां तक तैयार रहिएगा, दिल्ली तक पहुंचाइएगा अगले मिस्र के शोर को कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पूरी भाजपा परेशान है कि हार कैसे गए, सब कुछ तो सही था, हार कैसे गए। सारे नारे भी लगा लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सारे कार्यक्रम कर लिए, रोड शो भी कर लिए, फिर कैसे हार गए। हम बताते हैं आप कैसे हार गए भाजपा वालों के। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। और बोकारो से मोहब्बत का पैगाम, भारत जोड़ने का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के एक कोने तक जाना चाहिए। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होना मुझे पता है। अगले जो 2 मिसरे हैं उन्हें पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको साथ मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत। एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कहता है कि सबको गले लगाऊंगा, जो कहता है कि मैं हिंदुस्तान के एक एक शहरी तक जाऊंगा। एक सुबह आपने वो मंजर देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने महल में सो रहे थे, जब राहुल गांधी जी कहां थे? चंडीगढ़ से अंबाला के रास्ते में ट्रक में बैठ करके ट्रक ड्राइवर बात कर रहे हैं। एक सुबह हम सोकर उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी जी कहां हैं? दिल्ली के मुखर्जी नगर में जा करके यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठ कर उनसे बात कर रहे हैं। एक सुबह तो हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि किसी के सर पे छत नहीं रहने देंगे, उनका नफरत का एक बुलडोजर है जो तैयार है लोगों का घर उजाड़ने के लिए। लेकिन हमारी आंखों ने देखा कि एक सुबह ऐसी थी जब राहुल गांधी
बीच में बैठे थे जिनके सरों पर छत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेता है और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि आज नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। अभी मैं बन्ना गुप्ता जी को सुन रहा था, वो आयतें पढ़ रहे थे, तब मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे नई संसद का, सिर्फ एक फ्रेम, एक चेहरा। मैं झारखंड में खड़ा हूं, मैं आदिवासी अस्मिता को समझता हूं, मैं झारखंड के एक एक बच्चे की पीड़ा को समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हाँ, हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि इस देश की 21 पार्टियों ने बहिष्कार किया। हमने संसद का बहिष्कार नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और वो इसलिए किया कि इस देश की जो प्रथम नागरिक है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आखिर क्यों नहीं बुलाया आपने उद्घाटन समारोह? आपने क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम को? बातें करते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उधर अंदर खड़े होकर के बातें कर रहे थे लोकतंत्र को बचाने की, और बाहर जंतर मंतर पर बैठी हुई वो महिला पहलवान साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट जो इस देश के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर के आई थी, आपकी दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही थी सड़क पर। हमको जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो संस्कृत का एक श्लोक सुनते थे कि यत्र नागस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी, कि आप उधर भाषण दे रहे हैं और बाहर बेटियां घसीटी जा रही हैं। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि 15 अगस्त को जब आप लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे तो उसी के महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थी वो रिहा किए जा रहे थे, उन्हें माला पहनाई जा रही थी। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राहुल गांधी जी ने आपसे क्या सवाल पूछा? उनका सवाल था कि 20,000 करोड़ जो अडानी की कंपनियों में लगाए गए हैं वो किसके हैं? जवाब दे सरकार। जानते हैं राहुल गांधी जी के साथ क्या सलूक किया गया? उन्हें एक मुकदमे में फंसा करके 2 साल की सजा करवा करके उन्हें संसद से निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। इतने से चैन नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को, महीने भर के अंदर राहुल गांधी जी का घर खाली करवा लिया गया। अरे वो राहुल गांधी जिनके परिवार ने आइए इलाहाबाद में दिखाता हूं आपको वो आनंद भवन जो आज हजारों करोड़ की मिल्कियत होगी, उसे एक झटके में इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था। उसको आपने एक घर में कुछ दिन रहने लायक नहीं समझा, उसका घर छीन लिया। लेकिन आप राहुल गांधी से उनका घर छीन सकते हैं, लेकिन राहुल ने आवाम के दिलों में जो जगह बनाई है उसको कैसे छीन पाएंगे? आपने राहुल गांधी से घर छीना, राहुल गांधी जी ने आपसे कर्नाटक जैसा एक राज्य छीन लिया। ज्यादा वक्त बीता नहीं। ये है मोहब्बत की ताकत जिसको लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और झारखंड वालों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूं। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस ने किया आपके लिए आज तक क्या। आप लोग के बीच ये सवाल आता है कांग्रेस ने अभी किया ही आपके लिए क्या, और आप भी चुप रह जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। मैं नई नस्लों आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या, अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या, तो पलट के जवाब देना, उन्हें बताना कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंदुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अभी हालिया दिनों में गद्दारी करने वाले गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को, सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है
जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने केंद्री साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया, और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने एक असरदार से सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर अब आपसे कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया, तो पलट के उन्हें जवाब दे देना, उनसे कहना कि आप हमें बदलाइए मत, हमें पता है कि बंटने का नुकसान क्या होता है, हमें पता है फुटकर बंटने का नुकसान क्या होता है। जुड़ के चलना है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलना है, सबको इकट्ठा करना है, और आने वाले 2024 में मैं ये सड़कों की धूल भागता हुआ शहर दर शहर जा रहा हूं। मेरी आंखों का एक सपना है, और वो सपना यह है कि मैं 2024 में लाल किले पर झंडा फहराते हुए जिस शख्स को देखूं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। ये मेरा ख्वाब है, मैं ख्वाब को लेकर के चल रहा हूं। आप जानते हैं मैं मुशायरों की दुनिया में आपकी मोहब्बतें मेरे साथ थी, आप जानते हैं आप बहुत प्यार लुटाते थे, लेकिन मैं वो सब एक तरफ रख करके क्यों शहर दर शहर सियासी गलियारे की खाक छान रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क के जो हालात हैं, अगर ऐसे में हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जमहूरियत को कुचला जा रहा था, जब आईन को पामाल किया जा रहा था, जब संविधान को लूटा जा रहा था, ऐसे में तुम कहां थे? तब मैं उनसे कह सकूं कि नहीं, मैं खामोश नहीं था, मैं चुप नहीं था, मैं अपने घर के किसी एसी के कमरे में सुकून से बैठा नहीं था, बल्कि मैं डट करके हाकिम वक्त की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक खड़ा होकर के उनसे कह रहा था कि हम नहीं डरते आपसे, और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते हुकूमतों से, हम नहीं डरते, बल्कि अगर ऐलान हुकूमत से ये कहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के इधर देखिए। लोग कहते हैं कि मैं लाइव ज्यादा ठीक लगता हूं, तो इधर देखेंगे आपको ज्यादा ठीक रहेगा। इधर के भी साथियों से गुजारिश है शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको ये न लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण खिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं इन दिनों मौलाना आजाद साहब को बहुत पढ़ रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मैं दिल से दर्द महसूस कर रहा हूं, तो मैं उनका एक भाषण सुनता हूं। 1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने तकरीर की थी, मैं उसे सुनता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ अहद करो ये मुल्क तुम्हारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज़्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहाँ ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है, और ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा, तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप तो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, और मैं उसी मोहब्बत के हाथों टिकने के लिए तैयार हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है। मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आती हूँ। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दांत भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ कि बस मोहब्बत दे दीजिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। मैं 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है, और किसी वजह से नहीं हुआ।
मैं जानता हूँ आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मैं मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रताप गरीब इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक सुना है उस मिथक को छोड़िए और अलग ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार है ना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले सुने इमरान के मिसरे, ये मेरी आंखों में ये तो झंडा लहरा रहा है, इसमें तो 3 रंग है, ये तो चारों तरफ, यहाँ जो चारों तरफ ये जो 3 रंग है, इसे जहन में रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि हमने समझम दिया, आपे गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा, लगे कि वो जोश और जज्बा है जिसके लिए मोहतारो जाना जाता है कि हमने समझम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक मैं सोच के आया था कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे। मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूँ, खामोश रह पाइएगा तो खामोश रहिएगा। हमने समझम दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने ज़मज़म दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे।
के बाद मुझे लगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि कर्नाटक की जीत अच्छी है, कार्यकर्ताओं को बधाई, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक जीत अधूरी रहेगी। उनकी जो ये जिद है, उनका जो ये जुनून है, जब मीडिया पूछती है कि इमरान साहब कर्नाटक की जीत पर आप क्या कहेंगे, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तीन वो बड़े स्टेट थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई थी। कर्नाटक का रिजल्ट हमारे सामने है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का रिजल्ट उससे अच्छा होगा। और महाराष्ट्र से मैं सांसद हूं, मैं महाराष्ट्र की मिट्टी की नब्ज समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव होगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, उस दिन भाजपा को मुंह छुपाते नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आपसे। अरे तमाम मुश्किल हालातों में भी राजेश ठाकुर जी गवाह है। मैं दुबे जी को सुन रहा था, बुजुर्ग हमारे सरपरस्त है, ये सब गवाह है इस बात के। जब मैं सांसद बन के आया तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम डिटेन कर लिए जाते थे, 7 घंटे थाने में डिटेन रहते थे। राहुल गांधी जी 7 घंटे दिन डिटेन रहे, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आवाज उठा रहे, आपकी महंगाई पर बात करते, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। वो कहते हैं कि बुनियादी सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस देश में हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगी। 9 साल सरकार के पूरे हुए, अभी कल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके वादे के मुताबिक 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को देनी चाहिए थी, कितनी? जो थी वो भी छीन लिया। खुद तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल किसका बनवाया और नौजवानों से कह दिया कि आपके लिए अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होना, उसके बाद जो मन करे वो करना। आपके लिए उनके दिल में बस इतनी ही जगह है। मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों बहनों, याद है ना? याद है ना? भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये अपने नारे खुद की फिल्म सुनते होंगे तब कितना हंसते होंगे, उनको कितनी हंसी आती होगी। मैं सोचता हूँ कि बढ़िया मूर्ख बनाया हमने लोगों को। हाँ भैया, कहाँ सोया है चौकीदार, 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 कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं नेता के साथ साथ शायर भी हूं तो मुझे थोड़ी छूट है, मैं ये सब बातें कह लेता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम